नमस्कार, मैं अब्दुल लाल और आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज। चुनावी सरगर्मी बढ़ी हुई है और ऐसे में सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। मैं बात करने जा रहा हूं जो न पहचान के मोहताज हैं न और किसी चीज के मोहताज हैं। मैं डॉक्टर आरसी मेहता जो 2019 के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी से बने थे और उप विजेता रह पाए थे। इस विषय में इनका क्या कहना है और 2019 से 2024 के बीच में इन्होंने समाज के बीच में कितना रहे और इनकी क्या उपलब्धि रही, आइए जानते हैं इनसे। सर, आप 2019 से 2024 के बीच में पहला कि क्या अंतर है सो आप देखते हैं। दूसरा, 2019 में आप चुनावी मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में आए और आज आप किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि संभावित उम्मीदवार के रूप में आपको लोग देख रहे हैं। धन्यवाद। 2019 में कांग्रेस पार्टी ने हमें टिकट दी थी और मैं चुनाव लड़ा था। जैसा आपने कहा उप विजेता, जी निश्चित मैं उप विजेता हूँ और मैं माननीय वर्तमान सांसद मनीष जायसवाल के खिलाफ में मैं चुनाव लड़ा था। प्रतिस्पर्धा थी, परंतु हजारीबाग की जनता ने 15 दिन की अवधि में हमें उप विजेता बनाया, इसलिए हजारीबाग की जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ। अब 2022 है कि उपलब्धियाँ 2019 के बाद विजेता बनने के बाद हमने लगातार जनता के बीच बना रहा और जहां हजारीबाग के जन मुद्दों को मैं उठाता रहा, क्योंकि हजारीबाग लोकसभा से भी विपक्ष के सांसद हैं, विपक्ष के विधायक थे, इसलिए विपक्ष की भूमिका निभाता रहा। जहां हजारीबाग जिले में धुआं आई, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए हमने पानी डालने का काम किया। एक टोल प्लाजा गैर कानूनी आ गया था जो हजारीबाग जिले में आ गई थी। वो गैर कानूनी इसलिए था क्योंकि एक टोल की नगरपालिका से दूरी 10 किलोमीटर होनी चाहिए और ये राष्ट्रीय राजमार्ग ने इसको 3-4 किलोमीटर की दूरी पे बना रहा था। दूसरा, एक जिले में एक टोल होती है और 2 टोल होता है, उसका दूरी 60 किलोमीटर होता है। हमने इसको प्रमुखता से रीड किया और देखा कि दूसरी टोल की जो दूरी थी 34 किलोमीटर थी, यानी 60 किलोमीटर के अंदर, और तीसरा एयरपोर्ट की दूरी होनी चाहिए 3 किलोमीटर। तो हमने आरटीआई से इसका प्रश्न किया और सवाल किया। आरटीआई ने भी यही जवाब दिया कि ये गैर कानूनी है। इस तरह हमने 90 दिन का, बीइंग ये जिला संयोजक, जिला कन्वेंडर, हमने 90 दिन का आंदोलन किया और जिला का, ये पूरे भारत का हजारीबाग जिला का टोल प्लाजा जो है इकलौता है जहां संपूर्ण हजारीबाग जिला वासियों को आईडी के आधार पर छूट दी गई है, प्राइवेट गाड़ियों को, और कमर्शियल गाड़ियों को सदर, नगर, पद्मा और इचाक को छूट दी गई है। दूसरी है, एक गैर कानूनी किसानों के खिलाफ आ गया था 3 काला कृषि बिल। इसमें हमने ट्रैक्टर आंदोलन में प्रमुखता से निभाया जो हजारीबाग की गांधी मैदान में हुई थी, जो सफल रहा। और उसके बाद केंद्र सरकार और माननीय मोदी जी ने हाथ जोड़कर किसानों से अपना आंदोलन, अपना जो 3 कानून था कृषि काला बिल, उसको वापस लिया था। तीसरा, एक हजारीबाग में एक सिम्पसन पार्क बना था जो जस्ट डिस्ट्रिक्ट मोड़ के आसपास है, उसको एक सिम्पसन रखा गया था पार्क को, और उस सिम्पसन का को लोग जानते नहीं थे, पर मैं जानता था। सिम्पसन हजारीबाग का अंग्रेज डीसी था और 159 शहीदों का हत्यारा था। हत्यारे को नाम से यहाँ पार्क होना अच्छा नहीं लगा। हमने आंदोलन किया और तब उठा जब सिम्पसन पार्क थे, सिम्पसन का नाम हटा। और देखे होंगे जिले में किरासन तेल ब्लास्ट हुआ था, तो हमें लगा ये सरकार की दी हुई तेल है और ब्लास्ट हुए। हमने आंदोलन किया और जितने लोग को मृत थे, घायल थे, झारखंड सरकार से हमने मुआवजा दिलाया। इस तरह से जो भी जन मुद्दे
यह आता गया, जनहितकारी जनता के लिए वो मैं उठाता रहा। नगर पालिका में एक बार आग लग गई थी, उसको भी हमने उठाया। तो अभी देखिए जाम की समस्या हो या नगर निगम में जो है आधे नगर निगम हजारीबाग में है, जहाँ ग्रामीण गांव से भी बदतर स्थिति है, उसको नगर पालिका टैक्स ली जा रही है, जो हमारे रूह को छूता है और मैं इसका विरोध करता रहा हूँ। और ये सब हजारों ये तो एक बहुत बड़ी मुद्दा है, सो कहा जा सकता है। चूंकि 2019 में जब आप ऐसे चुनावी मैदान में आए थे, उस समय भी नगर निगम बना हुआ था और आज भी नगर निगम अब तो धीरे धीरे बृहत रूप लेता जा रहा है। आप इस बात से भी बखूबी वाकिफ हैं कि 36 वार्ड हजारीबाग में बना हुआ है और वार्ड में जिस तरह की सुख सुविधा जैसे बिजली, पानी, नाली, रोड, शमशान तक जाने तक का रोड, ये सारे चीज आज के समय में भी कहीं ना कहीं कमी नजर आ रहा है और जनता इसके लिए त्राहिमाम कर रही है। इसके लिए आप कहां तक है सो कार्य कर पाए या इसको किस रूप से देखते हैं? देखिए, मैं सच्चाई को उजागर करता हूं। कहीं ना कहीं हजारीबाग में हमें लग रहा है कि यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी है जो हमारे विपक्ष यानी बीजेपी को चाहते लोग हैं। एक यहाँ नगर पालिका में एक चुंगी टैक्स आ गया जिसका मैं विरोध किया था। चुंगी भी लेते हो और नगर पालिका टैक्स भी लेती हो, जबकि यहाँ पे जो सुविधा है जंगली ग्रामीण इलाकों से भी बदतर हजारीबाग के आधे यानी 16 नगर ये निगम ये क्षेत्र का वार्ड का है। आप राजनीति के क्षेत्र में कब से हैं और हजारीबाग, चूंकि हजारीबाग पुराना राजनीतिक अखाड़ा रहा है, यहाँ से दिग्गज के भी सहाय से लेकर के कई लोग शिखर तक पहुंचे हैं। आप इसको किस तरह से देखते हैं? कह सकते हैं कि हमारे पिताजी कांग्रेसी थे और पदाधिकारी बिहार में हुआ करते थे, तो बचपन से मेरा परिवार कांग्रेसी है और नगर पालिका क्षेत्र का मैं खतियानी रैयत हूँ। इसके अतिरिक्त अन्य जगहों में भी हम लोग हैं। तो राजनीति में मैं एक्टिव राजनीति में 2018 में आया। तब आया जब हजारीबाग में कांग्रेस की स्थिति थोड़ी धूमिल हुई थी, कह सकते हैं गर्त में चली गई थी। 14 में हमारा जो कांग्रेस था वो चौथा स्थान में 10,700 वोट लेकर के आया था। तब माननीय सोनिया जी, राहुल जी और वो तत्कालीन जो प्रभारी थे हमें दिल्ली बुलाए थे और हमें कांग्रेस में स्वागत किए, कांग्रेस में एक्टिव राजनीति करने के लिए बोले। और तो हमें आने का इच्छा तो नहीं था, परंतु हजारीबाग की एक कांग्रेसी होने के कारण हजारीबाग कांग्रेस को बढ़ावा देने के लिए मैं सक्रिय राजनीति में कह सकते हैं 18-19 में आया हूँ और तब से आज तक एक्टिव हूँ। उस समय तो मैं पिताजी के अधूरे कार्यों को पूरा करने आया था, अब दिल से रम गया हूँ और आजीवन समाज के हित में करता रहूँगा। मेरे 2 अस्पताल हैं, दोनों अस्पताल में हमारे उत्तराधिकारी हमारे बेटियां लोग हो गई है। अब आजीवन मैं समाज का हित और समाज सेवा करूँगा। चुनावी समय निकट है, लोग टिकट के लिए भी आपाधापी कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप भी इस होड़ में होंगे और आपको भी टिकट मिले। मैं कर्म में विश्वास करता हूँ, मैं कर्म करते जा रहा हूँ। फल यदि मेरा कर्म अच्छा होगा तो कांग्रेस पार्टी हमें टिकट देगी और तब मैं चुनाव लड़ूंगा। क्या मैं क्या लड़ूंगा, हजारीबाग की जनता चुनाव लड़ेगी, क्योंकि हजारीबाग की जनता मेरा आदि अवलोकन करेगी। यदि हमें चाहेगी तो हजारीबाग जनता सफल होगी। जीत की कितनी उम्मीद रखते हैं आप? देखिए, हजारीबाग आप लोग पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप लोग ज़्यादा जानते होंगे और कुछ तो अपने पास आप रखिए
कि आप देखिए हजारीबाग की मूड इस बार जो है ना बदलाव की ओर है। और हम कह सकते हैं कि यदि कांग्रेस पार्टी टिकट देती है इस बार कांग्रेस पार्टी जीतेगी। सरकार में आपकी भी सहभागिता, आपकी पार्टी की सहभागिता बनी हुई है झारखंड में। मैया योजना जो अभी चल रहा है, इससे कितना लोग लाभान्वित हो पा रहे हैं, और इसको आप इस पर थोड़ा सा फोकस डालें। झारखंड सरकार गरीबों और झारखंडियों और हजारीबाग के मूलवासियों के हितकारी सरकार है। जितनी योजनाएं हैं, सखी योजना और सहेली योजना और ये ग्रुप योजना, इसके अतिरिक्त अगुआ आवास, वृद्धा पेंशन को 60 से 50 साल किए। अब की बार जो बचा खुचा में था, जो बहनों के लिए 18 साल से लेकर 51 साल को के महिलाओं को दी है। इसलिए महिलाओं का रुख इस बार बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहा है, क्योंकि आधी आबादी अब गठबंधन के साथ है। बाकी जो भी दबे कुचले हैं, इस बार कह सकते हैं कि जो आरक्षण था हमारे ST SC OBC का, वो भी छीनने के कगार पर थे, छीनने के चाह रहे थे केंद्र सरकार, जो NDA की सरकार है। परंतु उनका भी रुख अब कम हो गया है, क्योंकि अब 400 पार क्या 240 में आ गए हैं, अब आधे पर आ गए हैं। इस बार झारखंड में गठबंधन की बहुमत से जीत होगी। पिछला बार की तुलना में 1.5 गुना विधायक हमारे बनेंगे। विधानसभा में आपका सघन दौरा जारी है, ऐसे में जनता क्या सोचती है, इस पर आप ऐसा कुछ कह पाए तो बेहतर होता। देखिए, झारखंड में जब मैं दबे कुचले पिछड़ों के साथ पास जाता हूँ, एक ही मुद्दा उठाता है कि आप लोग जब पूरे भारत में 27% की आरक्षण है पिछड़ों को, दलितों के आरक्षण 14% है, जबकि घटाकर दलित का 11% यानी ST SC का 11% कर दिया गया है। ये मुद्दा उठाते रहता है। मैं प्रधानमंत्री से मांग करता हूँ कि जब पूरे भारत में OBC और SC का आरक्षण 14 और 27 है, कि इनको झारखंड में क्यों घटाया गया, जबकि आप एक पिछड़ों के मसीहा, पिछड़ों के नाम पर, OBC के नाम पर आपने प्रधानमंत्री के रूप में जनता भारत के चुने। और आपके जो प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी साहब थे, उन्होंने 27 से घटा करके 14 OBC का कर दिया, और SC का जो 14 से घटाकर 11 कर दिया। इससे आप कम से कम इसको 27% करावें, क्योंकि झारखंड सरकार ने अपना बजट अपना ये कर चुका है कि यहाँ पर पास की गई है कि 27% और 14% होनी चाहिए, परंतु केंद्र सरकार और मोदी सरकार ने इसको ब्रेक लगा दिया है। ये पिछड़ों को और शेड्यूल कास्ट के लोगों को हतोत्साहित कर रही है। और मैं मोदी साहब जो पिछला बार 2 तारीख हजारीबाग आ रहे हैं, मैं उनसे नम्र निवेदन करते हुए मांग करता हूं, हम पिछड़ों के साथ अन्याय ना करें, अन्यथा पिछड़े और दलित, आदिवासी, मूलवासी सब जानती है। मैं आपसे एक राजनीति से हट करके सवाल करना चाह रहा हूं, शायद आप इसका सहज भाव से जवाब दे पाएंगे। आपका, चूँकि आप डॉक्टरी पेशा से भी आते हैं और डॉक्टरी पेशा भी आपका बहुत बढ़िया चल रहा है, फिर राजनीति में आप आए, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आपने जो प्रश्न किया, अनेकों लोग हमसे प्रश्न करते हैं। चिकित्सा जगत में मैं 37 वर्षों से सेवा कर रहा हूँ। सफलता की ऊंची चोटी पर जब मैं गया था, तब वो कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के आशीर्वाद से मैं राजनीति में मैं आया। मैं कोई
राजनीति में अपनी जन सेवा के लिए आया और मेरा मुद्दा ख्याति और ये कहिए कि धन अर्जित करना राजनीति से नहीं है, क्योंकि भगवान और हजारीबाग की जनता ने जब हमें सब कुछ दे दी, संतुष्ट कर दी, तब मैं आया। मैं कैसे आ गया ये तो हमें खुद भी नहीं पता चलता है, पर मुझे याद है सिद्धार्थ कैसे गौतम बन गए ये भी जनता को पता है। उसी तरह हमें भी लग रहा है कि कब मेरा मन भटक गया और जनहित के लिए मैं राजनीति में आया, क्योंकि गौतम जो थे सिद्धार्थ से सब कब महात्मा बुद्ध हो गए। उसी तरह हमें भी लग रहा है कि ये परिस्थिति होता है, एक समय होता है कब आपका मन विचलित कर जाएगा और जनहित के लिए चले जाएंगे। मैं आप लोग को ये कहना चाहूँगा, मैं समाज सेवा, जनहित और आत्मा की शांति के लिए समाज सेवा और राजनीति में आया हूँ, और भगवान गौतम भी उसी तरह जनहित के लिए राजपाट छोड़ करके आए थे। हमें लग रहा है उन्हीं का आशीर्वाद था, उनका विचार हमें खींच करके ले आया गौतम बुद्ध का। धन्यवाद जी। बेहतर है, चूँकि आप तो जनता की सेवा डॉक्टरी पेशा से भी कर रहे हैं और राजनीतिक क्षेत्र में आप आने के बाद आपसे जनता बेहतर सेवा ले पाएगी और आप जनता को बेहतर सेवा दे पाएंगे। इसी के साथ जी धन्यवाद।